स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ज़रा सोचकर देखिए कि आपके पेंसिल के अंदर जो आम सा ग्रेफाइट है और दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे महंगा हीरा यानी डायमंड, ये दोनों बिल्कुल एक ही आधारिश बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। है ना कमाल की बात। हाँ, बिल्कुल। और आज के इस चर्चा में हमारा मेन मिशन यही है कि हम कार्बन और उसके यौगिक को, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को इतनी सरलता से समझें कि एग्जाम में तो मदद मिले ही, पर आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाए। सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि कार्बन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे जीवन का आधार कहा जाता है। देखिए, ये सवाल ना इस विषय की सबसे बेहतरीन शुरुआत है। अगर हम नंबर्स पर ध्यान दें तो ये बात और भी चौंकाने वाली लगती है। हमारी पृथ्वी की भूपर पट्टी में, यानी अर्थ के क्रस्ट में, कार्बन खनिजों के रूप में सिर्फ 0.02% है। अच्छा, सिर्फ 0.02%? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, और वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये मात्रा 0.03% है। बस इतना ही। रुकिए, अगर ये इतना ही कम है, मतलब 1% का भी छोटू सा हिस्सा, तो फिर ये हर जगह कैसे मौजूद है? हमारे शरीर से लेकर पेड़ पौधों तक हर जीवित चीज में कार्बन है। इसकी इस अहमियत के पीछे आखिर ऐसी कौन सी जादुई ताकत है? इसकी ताकत ना इसकी बनावट में छिपी है। इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब है इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी 4 होती है। इसे चतुष्पालकीय संरचना कहते हैं। ओह, जिसे हम इंग्लिश में टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल सही। अपनी इस 4 वैलेंसी की खासियत की वजह से ये 4 अन्य परमाणुओं से बहुत आसानी से हाथ मिला सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है श्रृंखलन, जिसे हम कैटनेशन कहते हैं। कैटनेशन, इसका मतलब आपस में चेन बनाना, राइट? हाँ, ये कार्बन की आपस में ही जुड़कर लंबी लंबी चेन या ब्रांच या फिर रिंग बनाने की एक बिल्कुल अनोखी क्षमता है। दुनिया में किसी और एलिमेंट में ऐसी ताकत नहीं है। अगर मैं इसे अपने दिमाग में सोचूं, तो ये बिल्कुल उन छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स की तरह लगता है जिनसे बच्चे खेलते हैं। उन ब्लॉक्स में चारों तरफ जुड़ने की जगह होती है और आप उन्हें जोड़ जोड़ कर कोई भी आकार दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कार्बन भी ठीक उसी तरह किसी भी आकार में ढल जाने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ ना एग्जाम के नजरिए से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जहाँ बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर बच्चे अटक जाते हैं। हाँ, एग्जाम वाले पॉइंट जरूर बताइए। क्या पूछा जाता है आमतौर पर? पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक यानी पूर्व कंडक्टर्स क्यों होते हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, काफी कम क्यों होते हैं। वैसे ये सोचने वाली बात है। अगर ये इतने मजबूत लेगो ब्लॉक्स की तरह जुड़ते हैं, तो फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? और ये करंट को आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? क्योंकि इन यौगिकों के अणु आपस में जुड़कर आयन नहीं बनाते, और जब आयन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। रही बात गलनांक की, तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी कमजोर होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। रटने का झंझट ही खत्म। लेकिन एक बात जो शुरुआत में मैंने पूछी थी, वो हमेशा उलझाती है। एक ही तत्व से हीरा और ग्रेफाइट दोनों कैसे बन सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें अपर रूप यानी एलोट्रोप्स की दुनिया में उतारना होगा। जब एक ही तत्व की भौतिक अवस्था और अंदरूनी संरचना अलग-अलग होती है, तो उसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। तो मतलब बनावट बदली तो उसकी पूरी पहचान बदल गई। सही पकड़ा। हीरा इसलिए इतना कठोर है क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक बहुत ही ठोस 3D नेटवर्क में जुड़ा होता है। इसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। और ग्रेफाइट इतना मुलायम क्यों होता है कि कागज पे घिसने से निशान छोड़ देता है? क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय यानी हेक्सागोनियल परतों वाली होती है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल किसी ताश के पत्तों की तरह फिसल सकती हैं। और हाँ, इसके अलावा एक तीसरा रूप भी है, फुलरीन। ओ, वही जो फुटबॉल की तरह दिखता है। हाँ, वही। ये कार्बन के 60 परमाणुओं यानी C60 से बना एक रूप है। ताश के पत्तों वाली बात से मुझे एक चीज ध्यान आई। मैंने पढ़ा था कि ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है, मतलब गुड कंडक्टर। पर अभी हमने बात की थी कि कार्बनिक यौगिक कुचालक होते हैं। ये उल्टा क्यों हो रहे हैं? ये बहुत ही शानदार पकड़ है आपकी।
बोर्ड एग्जाम्स में यही चलावा किया जाता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक इसलिए है क्योंकि उसकी हेक्सागोनियल संरचना में हर कार्बन सिर्फ 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। और कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अकेला बच गया एकदम से। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आजाद या मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमता रहता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। क्या कमाल का सिस्टम है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर कार्बन अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से इतनी आसानी से जुड़ता है तो ये आपस में बॉन्ड आखिर बनाता कैसे है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे क्यों नहीं देता? ये केमिस्ट्री के सबसे तार्किक हिस्सों में से एक है। देखिए, कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक पूरा करके स्टेबल होने के लिए या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे जिसमें बहुत ऊर्जा लगेगी, जो कि संभव नहीं है, राइट? बिल्कुल, या फिर उसे 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे जिसे संभालना उसके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक या न्यूक्लियस के बस की बात नहीं है। इसलिए कार्बन एक बीच का रास्ता निकालता है। अच्छा, तो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बजाय अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम एक आम जिंदगी के उदाहरण से सोच सकते हैं। जैसे जब 2 लोग तेज बारिश में चल रहे हों और दोनों के पास आधा आधा छोटा सा छत्ता हो। हाँ, तो वो क्या करेंगे? अब कोई अपना छत्ता दूसरे को देगा तो खुद पूरा भीग जाएगा, तो वो अलग अलग भीगने के बजाय एक बड़ा छत्ता शेयर कर लेते हैं। छत्ता वही रहता है पर दोनों का काम बन जाता है। सही कहा। और यही साझेदारी दुनिया के आकार का आधार है। लेकिन क्या शुरू से वैज्ञानिक ये बात जानते थे? नहीं। विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था जिसे बच्चों को नोट करना चाहिए। वो कौन सा बदलाव था? हिस्ट्री तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है। बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों के भीतर ही बन सकते हैं। उन्हें लगता था इसके लिए किसी रहस्यमयी जैव शक्ति यानी वाइटल फोर्स की जरूरत होती है। ओह, तो उन्हें लगता था लैब में इसको नहीं बनाया जा सकता। फिर ये थियरी गलत कैसे साबित हुई? 1828 में फ्रीडरिक वोलर नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया जिसका फॉर्मूला NH2CONH2 है। तो यूरिया दुनिया का सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। बिल्कुल। परीक्षा के लिहाज से ये एक स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। बिना किसी जीवित प्राणी के लैब में पहली बार कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था। वाओ! अच्छा, अगर हमने लैब में इन यौगिकों को बनाना सीख लिया तो इन्हें समझना और कागज पर उतारना भी तो जरूरी होगा। हम इन हाइड्रोकार्बन्स को लिखते कैसे हैं? इनके सूत्र क्या होते हैं? इन्हें दर्शाने के 5 तरीके होते हैं। पहला है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो बस संख्या बताता है, जैसे CH4। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाते हैं ताकि साझेदारी समझ आए। और तीसरा है संरचना सूत्र, जहां हम बॉन्ड्स को लाइन से दर्शाते हैं। चौथा युक्ति सूत्र या कंडेंस्ड फॉर्मूला है। और 5वां त्रिविमीय या 3D सूत्र है, जो उसका असली आकार बताता है। और क्या इनके आकार से इनकी अवस्था भी तय होती है? मेरा मतलब है ठोस, द्रव या गैस? हाँ बिल्कुल। चेन में कितने कार्बन जुड़े हैं वही तय करेगा कि यौगिक गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड। अगर कार्बन की संख्या 1 से 4 तक है तो वो हल्की होती हैं और आमतौर पर गैस होती हैं। जैसे मीथेन, जिसे बायोगैस भी कहते हैं। सही कहा। बी चेन एक बहुत बड़ा ईंधन का स्रोत है। फिर जब कार्बन की चेन 5 से 16 तक लंबी होती है तो वो लिक्विड बन जाती हैं, और अगर चेन 16 से बड़ी हो जाए तो वो ठोस अवस्था ले लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि लंबाई क्या तय करती है। लेकिन एग्जाम में एक और चीज बहुत पूछी जाती है, ये संतृप्त और असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या चक्कर है? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड होता है। ये काफी स्थिर होते हैं और आमतौर पर जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते। और असंतृप्त वाले? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। ये काफी बेचैन और बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसे अगर मैं समझाऊं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उस इंसान की तरह है जिसका पेट पूरा भरा हुआ है, वो आराम से बैठा है,
लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उस इंसान की तरह है जिसे अभी भी भूख बची है। कमाल का उदाहरण है। वो खाने की तलाश में हमेशा इधर उधर हाथ पैर मारता रहेगा, यानी एक्टिव रहेगा। और इस भूख का असर उनके जलने पर भी दिखता है। एग्जाम में दहन पर सवाल आता है। अच्छा, दहन यानी कंबशन। तो जलने में क्या फर्क दिखता है इन दोनों में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरी तरह जलते हैं और नीली ज्वाला यानी ब्लू फ्लेम देते हैं, जैसे घर के गैस स्टोव में। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला देते हैं। रुकिए, पीली ज्वाला क्यों? क्या इनके पास जलने के लिए आसानी से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती? मौजूद ऑक्सीजन काफी नहीं होती। ओ, तो कार्बन के कण बिना जले रह जाते हैं, जो काले धुएं के रूप में निकलते हैं। हाँ, और वही प्रदूषण का कारण बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन भूखे और भरे हुए मॉलिक्यूल्स को अलग अलग परिवारों में बांट दें तो इन्हें हम क्या नाम देंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में तो हमने सुना है। बच्चों को इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका बताइए। इन तीनों को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। एल्केन वो संतृप्त परिवार है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और नाम के आखिरी में एन जुड़ता है, जैसे मीथेन, ईथेन। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, राइट? सही। इनका फॉर्मूला CnH2n होता है और नाम में ईन लगता है। इनकी एक विशेषता ये है कि ये हैलोजन के साथ मिलकर तैलीय पदार्थ बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है। और तीसरा परिवार है अल्काइन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन के नाम के अंत में आइन लगता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। अल्काइन परिवार का एक प्रमुख सदस्य है इथाइन, जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं। जब इसे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनती है। अच्छा, ये वही ज्वाला है ना जिसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि इसका उपयोग लोहे को काटने और वेल्डिंग करने में होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए कि आपको समावयवता यानी आइसोमरिज्म के बारे में पता है? हाँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। हम लंबी चेन तो बना रहे हैं, लेकिन क्या एक ही फॉर्मूला को अलग-अलग आकार में मोड़ा जा सकता है? हाँ, और इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जब दो यौगिकों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल समान हो, लेकिन उनकी संरचना या स्ट्रक्चर अलग हो, तो वो समावयवी कहलाते हैं। जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। और जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होती है, आइसोमर बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं। इनके डिजाइन अलग होते हैं, कोई सीधी चेन होती है तो कोई ब्रांच वाली। तो क्या हम इनके सिरे जोड़कर एक बंद रिंग जैसी आकृति नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। और यही से एक नया परिवार आता है जिन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इनमें 6 कार्बन की एक बंद रिंग होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस रिंग में सिंगल और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में यानी ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट होते हैं। इसका कोई कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आता हो? हाँ, बेंजीन इसका सबसे प्रमुख सदस्य है, जिसका सूत्र C6H6 है। इनकी एक अपनी अलग और बेहद विशेष गंध यानी स्मेल होती है। तो हमारे पास सीधी चेन है, ब्रांच है और अब रिंग भी है। पर एक बात बताइए, दुनिया भर के वैज्ञानिक इन अलग-अलग डिजाइन्स में कंफ्यूज नहीं होते? इनका नामकरण कैसे होता है? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUPAC सिस्टम का उपयोग होता है। इस सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं। पहला है मूल या रूट, जो तय करता है कि मेन चेन में कितने कार्बन हैं। जैसे 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप। बिल्कुल। उसके बाद आता है अनुलग्ना या सफिक्स, जो पीछे जुड़कर बताता है कि बॉन्ड कैसा है या फंक्शनल ग्रुप क्या है। और आगे लगता है पूर्वलग्ना या प्रीफिक्स, जो बताता है कि मेन चेन के साथ कोई छोटी ब्रांच जुड़ी है या नहीं। एक और टर्म बच्चे अक्सर पूछते हैं, एल्काइल समूह, ये क्या होता है? जब किसी एल्केन में से, जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो बचे हुए CH3 हिस्से को एल्काइल समूह कहते हैं, जिसका सूत्र CnH2n+1 होता है। ये किसी और के साथ जुड़ने के लिए बेचैन रहता है। अच्छा, और आपने फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिया। ये प्रकार्यात्मक समूह क्या करते हैं? मुझे हमेशा लगता है कि ये ग्रुप्स किसी ट्रेन के इंजन की तरह हैं। ट्रेन के इंजन की तरह? वो कैसे? मतलब पीछे अणुओं की गाड़ी चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, उसमें कितने भी डब्बे हों, वो चलेगी उस आगे लगे इंजन के हिसाब से। वही इंजन तय करेगा कि ट्रेन कैसा व्यवहार करेगी। क्या बात है, ये उदाहरण सच में बहुत शानदार है। रासायनिक रूप से बिल्कुल यही होता है। प्रकार्यात्मक समूह ऐसे परमाणु होते हैं जो पूरी चेन का रासायनिक गुण अपने कंट्रोल में ले लेते हैं।
इनके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हैलोजन समूह हैं जिनके लिए हम क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं। उसके बाद आता है अल्कोहल जिसमें OH जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में इक्वल CO होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होता है। और इन एंजिन्स का आम जिंदगी में क्या असर दिखता है? इन्हीं पर एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं। देखिए, अल्कोहल के 2 रूप होते हैं। मेथनॉल एक बहुत विषाला पदार्थ है जिसे पीने से आंखों की रोशनी जा सकती है और मृत्यु भी हो सकती है, जबकि एथेनॉल वो अल्कोहल है जिसका उपयोग दवाओं और लिकर में होता है। बाप रे, सिर्फ एक इंजन बदलने से इतना फर्क। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या एग्जाम्पल है? मेथनोइक अम्ल, जिसे फोर्मिक अम्ल भी कहते हैं, जी। वो प्राकृतिक रूप से चींटी के डंक में पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो जो तेज जलन होती है वो इसी एसिड की वजह से होती है। ओह, तो अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स ट्रेन के इंजन है, तो क्या हम इन ट्रेन्स का एक पूरा फ्लीट बना सकते हैं जो एक ही तरह से चल रहा हो? ये समजातीय श्रेणी या होमोलॉजिनस सीरीज वही होती है ना? एकदम सही समझे आप। समझातीय श्रेणी का मतलब है एक ही परिवार की यौगिकों की ऐसी चेन जिनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। जैसे हर बार एक नया डब्बा जोड़ दिया हो। हाँ, जैसे जैसे चेन में डब्बा जुड़ता है, मॉलिक्यूल भारी होता जाता है। वजन बढ़ने से उनके भौतिक गुण, जैसे पिघलने का तापमान जरूर बदलता है, पर उनके रासायनिक गुण बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, क्योंकि इंजन तो वही है। तो अगर इनके केमिकल गुण एक जैसे हैं, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? 3 अभिक्रियाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी हैं। पहली है दहन, यानी कंबस्शन। जब ये जलते हैं तो ढेर सारी ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दूसरी है हाइड्रोजनीकरण। इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, राइट? हाँ, इसमें एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की मदद से असंतृप्त यौगिकों में हाइड्रोजन जोड़कर उन्हें संतृप्त बनाया जाता है। एक मिनट, ये कैटलिस्ट का यहाँ क्या रोल है? ये रिएक्शन में खुद क्या करता है? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेती। उसकी अपनी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी से रिएक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। जैसे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, तेल से घी बनाने में। हाँ। और तीसरी रिएक्शन कौन सी है? तीसरी है एस्टरीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो एक मीठी गंध वाला पदार्थ बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। मीठी गंध, तो इसका उपयोग शायद परफ्यूम वगैरह में होता होगा। बिल्कुल सही। एस्टर की इस खुशबू की वजह से ही इसका उपयोग आर्टिफिशियल परफ्यूम बनाने में और खाने में फ्लेवर लाने के लिए किया जाता है। परफ्यूम और खुशबू की बात आई है तो गंदगी को साफ करने वाले विज्ञान पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। आखिर इन्हीं यौगिकों से कपड़े धोने वाला साबुन कैसे बनता है? सफाई के विज्ञान का सबसे शुरुआती कदम है साबुनीकरण, यानी सापोनिफिकेशन। जब तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। और मैंने सुना है इस प्रोसेस में कुछ और भी बनता है साथ में। हाँ, एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ये ग्लिसरॉल दवाओं और एक्सप्लोजिव्स बनाने के काफी काम आता है। और यहाँ एक और छोटा पर जरूरी अंतर जानना होगा एग्जाम के लिए। वो क्या? जो साबुन NaOH से बनता है वो कड़ा या सख्त होता है, जो कपड़े धोने के काम आता है। लेकिन जो KOH से बनता है वो मुलायम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहाने वाले साबुन में किया जाता है। अच्छा, तो केमिकल्स का फर्क है। पर जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो ये सफाई करता कैसे है? ये मिसल का अजीब सा जाल क्या बला है? मैं इसे हमेशा एक पिन कुशन की तरह सोचती हूँ जिसके सेंटर में सारी गंदगी फंस गई हो। ये पिन कुशन का चित्र बिल्कुल सही है। देखिए, साबुन के हर मॉलिक्यूल के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक होता है जिसे पानी पसंद है, और दूसरा सिरा जलविरागी यानी हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी से डरता है और इसलिए तेल या गंदगी की तरफ जाकर छिप जाता है। तो जब आप कपड़ा पानी में डालते हैं तो जल विरागी सिरे गंदगी को घेर लेते हैं और जल रागी सिरे पानी की तरफ रहते हैं, और ये मिलकर एक गोलाकार का जाल बनाते हैं जिसे मिसल कहते हैं। बिल्कुल। फिर जब आप कपड़ा रगड़ते हैं तो ये माइसेल उस गंदगी को कपड़े से खींचकर पानी में निकाल लाता है। ये तो बड़ी शानदार प्रोसेस है। पर अगर माइसेल इतना ही जबरदस्त काम कर रहा है तो फिर हमें डिटर्जेंट की क्या जरूरत पड़ गई? अपमार्जक क्यों साबुन से बेहतर माना जाता है? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि साबुन आम पानी में तो खिलाड़ी है, पर कठोर जल
यानी हार्ड वाटर में आकर थक जाता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जिनके साथ साबुन एक अघुलनशील मेल बना लेता है। जिसे हम स्कम कहते हैं, तो झाग नहीं बन पाता होगा। सही कहा। यहीं पर डिटर्जेंट की एंट्री होती है। डिटर्जेंट्स कोयले या पेट्रोलियम से बनाए गए लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कोई स्कम नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये कठोर जल में भी बहुत बढ़िया झाग देते हैं और कपड़े चमका देते हैं। सफाई के इस कॉन्सेप्ट पर और कोई सवाल जो बोर्ड में आता हो? हाँ, 2 बातें और पूछी जाती हैं। पहला, साबुन के घोल का रंग। साबुन के मिसाइल आकार में काफी बड़े होते हैं, जिस वजह से जब लाइट इन पर पड़ती है तो वो फैल जाती है, मतलब स्कैटर हो जाती है। ओह, इसीलिए साबुन का पानी कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि धुंधला या बादल जैसा दिखता है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिटर्जेंट का जलीय घोल उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि डिटर्जेंट लिटमस पेपर पर अपना कोई रंग नहीं छोड़ता, ना लाल ना नीला। क्या बात है! सच में ये एक बहुत लंबी और जानकारी से भरी चर्चा रही। आज इस डीप डाइव में हमने हीरे की चमक से लेकर गैस स्टोव की नीली ज्वाला, परफ्यूम्स की महक और हमारे कपड़ों की सफाई तक सब कुछ समझा। हाँ,